हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, हमारी एक नई सीरीज़ होगी जहां पर मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस तरीके के सीरीज़ में फॉलो कराए जाएंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका अगर पॉलिटी स्टार्ट किया है तो मैं एकदम स्टार्टिंग से जहाँ पर बात करी गई है किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की, जैसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस टाइम पर यानी कि इंट्रोडक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, न्यूज़ या ऐसे फैक्ट्स बनते हैं उनको मैं यहाँ पर आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करूँगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। तो देखिए, आपका हमेशा क्या होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूर कोशिश करें। जैसे कि आपको पहले तो ये पता चल गया कि जो प्रपोजल रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो कौन सी साल में रखा गया था, वो रखा गया था 1934 में। तो संविधान सभा के लिए प्रथम सुझाव कब किसने दिया था, तो ये दिया था आपके एम एन रॉय ने। देखिए, एम एन रॉय थे, इन्होंने सबसे पहले सजेशन दिया था इसका 1934 में। अब एक्चुअली में एम एन रॉय के बारे में अगर आप और जानकारी जानना चाहें तो इन्हें क्या है, इन्हें कम्युनिस्ट मूवमेंट का जनक भी माना जाता है। इन्होंने ही कम्युनिस्ट मूवमेंट को भारत में स्टार्ट किया था और ये एडवोकेट भी थे किसके, रेडिकल डेमोक्रेसी के। अब देखिए, डिमांड रखी गई थी यानी कि प्रपोजल रखा गया था 1934 में और इस प्रपोजल को ऑफिशियली तौर पर रखा गया 1935 में। अब उसके बाद क्या होता है, 1940 आता है और 1940 में फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो याद रखेंगे कि इसकी जो प्रपोजल थी वो किसने रखी थी, एम एन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में किसे जाना जाता है। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल, ये होगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को क्या माना जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है। अब उसके साथ मैं बात करूं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसके बारे में छोटे छोटे से फैक्ट्स वो ये हैं कि ये आपके अनडिस्प्यूटेड हैं, यानी कि इस पर आप कोई भी डिस्प्यूशन नहीं रख सकते हैं और इसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ये डिफाइन किया जाता है, इस तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि आपके बेसिक जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें इसमें डिफाइन किया जाता है। और जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि आपका CAG हो गया, PAC हो गया, आपका UPSC हो गया, तो जितने भी तरीके के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी टर्मिनोलॉजीज़, उनके टर्म्स, उनके प्रोसीजर्स, उनकी पावर्स, उनकी ड्यूटीज़, उनमें काम करने वाले लोगों की सैलरीज़, वो सभी किसके अंदर आती हैं, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो बहुत ही आसान सा आंसर है, सभी को पता होगा कि भीमाराव रामजी अंबेडकर, जिसे बाबा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये क्या थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले कानून मंत्री कौन बने थे, वो बने थे भीमराव अम्बेडकर। एंड द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन्हें ही बोला जाता है। अब देखिए, इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या थे, इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, ये पॉलिटिशियन भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। अब सोशल रिफॉर्मर से बात मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँ तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न जो बुद्धिस्ट मूवमेंट था उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। जहाँ पर किसके अगेंस्ट इसे स्टार्ट किया गया था, क्योंकि सोशली काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर देखने के लिए मिल रहा था दलित्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर इन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था। वाइल ऑल्सो ही सपोर्टेड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड लेबर, यानी कि लेबर्स और वुमेन्स के राइट के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो ये कौन थे, आपके भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन। तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा थी उसकी बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर को। तो ये कैसे याद रख सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन 9 दिसंबर 1946। और 1946 में कौन थे इसके टेम्पररी लीडर, टेम्पररी लीडर उस टाइम पर किसे बनाया गया था, तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा याद रखेंगे कि पहले जो टेम्पररी लीडर बनाए गए थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज, भारत के संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक टाइप की चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलिफेंट। तो द एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो गया। अब मैं बात करूँ आपसे स्टेट एम्बलम की, इन एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, इसका जो स्टेट एम्बलम है वो किससे लिया गया है? अशोका से लिया गया है। एंड नेशनल एंथम की बात करें तो वो क्या होगा? आपका जनगण मन होगा। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी इंट्रोडक्शन टाइम पे जो आपका ये इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, वहाँ से रिलेट करती हैं। हु वॉज द एडवाइज़र ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कौन था एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो ये थे आपके बी.एन. राव। बी.एन. राव थे। अब बी.एन. राव को अपॉइंट किया जाता है एज द एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब राजेंद्र प्रसाद की बात करूं, यहीं से राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्हें इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट किया जाता है राजेंद्र प्रसाद को, मैं राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ, इसी टाइम पर उन्हें इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसके साथ साथ मैं एच.सी. मुखर्जी की बात करूँ, एच.सी. मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन तीनों को यहाँ से याद रखना है कि आपका बी.एन. राव क्या बने? आपके एडवाइज़र बने। उसके बाद आपके क्या है, ये राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद आपका एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताना है कि भाई कितने समय में फाइनलाइज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये है आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कितने आपके आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 आपके पार्ट्स थे, ये आप याद रखेंगे, 22 आपके पार्ट्स थे, 8 आपके शेड्यूल थे, और इसने कितना टाइम लिया था आपका? 12 साल 11 महीने और 18 दिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारत का संविधान क्या है? वो रिजिड है, वो लचीला है, पार्शियली कठोर है, पार्शियली लचीला है, या फिर ना तो वो रिजिड है ना ही वो लचीला है? तो देखिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है? पार्शियली वो रिजिड है और पार्शियली वो क्या है? फ्लेक्सिबल। अब इसका मतलब क्या है? ये रिजिड इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसे यूज़ करती हैं फॉर देयर ओन गेन्स। तो मैं ये मान सकता हूँ कि इसे आप पार्शियली रिजिड यहाँ से मान सकते हैं। मोरओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो बिल रिक्वायर करता है मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड एनी चेंज इन द पावर स्ट्रक्चर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इंडोर्समेंट बाई हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर आपको कोई भी बदलाव लाना है तो आप क्या करेंगे? बिल लेकर आएंगे, और बिल लेकर आने पर आपको दोनों हाउस की एक मेजॉरिटी से हामी यानी इनकी आपको सहमति चाहिएगी, और उसके बाद उसमें आप चेक कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है आपका हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो ये थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूं तो इन्होंने आपका ड्राफ्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया कब गया था अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बनाया गया था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो ये भी याद रखेंगे कि किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए आइडिया की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, तो वो किसने दिया था? M.N. रॉय ने। तो ये भी याद रखेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? तो कितने सदस्य चुने गए थे ये अगर आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के 296 सदस्य चुने गए थे। देखिए टोटल मेंबरशिप जो थी, मैं टोटल मेंबरशिप की बात करूं आपसे तो वो थी एक्चुअली में 389, लेकिन इसमें से आपके 292 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स थे, जिसमें 93 आपके क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो राजा वगैरह के राज्य थे वो थे, एंड 4 वर दी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जिसमें आपका दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा एंड उसके बाद कुर्ग, ये आपके आए थे ब्रिटिश बलूचिस्तान में।
उसके बाद बात करूं तो यहाँ से बेसिकली जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड जो किए गए थे वो कितने थे, 296 थे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि इलेक्टेड की बात करी गई थी, तो ये आज पे हो जाएंगे 296। हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा का पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे। तो देखिए उस टाइम पर क्या हुआ था कि कुछ आइडिया नहीं था क्या होने वाला है, तो सबसे जो सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें बनाया गया था पहला टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहले थे ये, और इन्हें बनाया कब गया था, इन्हें बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ये भी याद रखेंगे। अब ही वॉज चूजन एज, ही वॉज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द असेंबली, और लेकिन क्या होता है 11 दिसंबर को ही इलेक्ट किया जाता है राजेंद्र प्रसाद को एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो याद रखेंगे उसके बाद इलेक्शन हुआ था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे पहले संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, यानी कि इलेक्टेड कैंडिडेट कौन थे। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी बॉडी थी यार, एक असेंबली थी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पर लाए गए थे अलग अलग एरियाज से, ऑफ ड्राफ्टिंग और अडॉप्टिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जहाँ पर बात करी गई थी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, तो अलग अलग से लोग आए थे। तो ये जो आए थे लोग, इन्हीं की से मिलकर क्या बनी थी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। नेक्स्ट है वाई 26 ऑफ जनवरी वॉज चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी को भारतीय संविधान को प्रारंभ होने की तारीख के रूप में क्यों चुना गया, कोई तो राज होगा। तो इट इज़ रिलेटेड टू पूर्ण स्वराज। तो देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, 26 जनवरी 1950 में पहली चीज़ कि चूज़ किया गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन कमेंस किया जाएगा। इसको इसलिए किया गया था, यानी कि इसको डेट ऑफ कमेंसमेंट इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि 1930 में 22 जनवरी के ही दिन पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था लाहौर के सेशन में। और 1929 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि ये आपका 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, 1930 में उसे लागू किया गया था, मनाया गया था। तो इसलिए ही 26 जनवरी को चुना था 1950 में कि हम इस दिन भारतीय संविधान को क्या करेंगे, चूज करेंगे एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। उप समिति की यहाँ पर बात की गई है, तो ये थे आपके जे.बी. कृपलानी चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट्स का कमेटी के। उसके बाद मैं बात करूं आपसे, वल्लभ भाई पटेल क्या थे, चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन। और उसके बाद अभी यहाँ से आपने देख लिया कि सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। एंड उसके साथ साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनॉरिटी कमेटी की बात करूँ तो ये भी वल्लभ भाई पटेल के पास थी। माइनॉरिटी कमेटी की भी बात करूँ तो ये भी वल्लभ भाई पटेल के पास थी। द चेयरमैन ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, तो संविधान सभा की कार्य समिति के सभापति कौन थे। सभापति की बात करी गई है, तो ये थे आपके जी.वी. मावलंकर। तो जी.वी. मावलंकर क्या थे, सभापति थे कार्य समिति के। तो जी.वी. मावलंकर के बारे में अगर मैं आपसे और बात करूं तो ये आपकी चीज़ यहाँ से निकली। उसके बाद भीमराव अंबेडकर क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, चेयरमैन थे ऑफ द एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद माइनॉरिटी एंड ट्राइबल जो एरियाज़ के एक्सक्लूडेड की बात करी गई थी, वो भी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करी गई थी। उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो वो क्या थे, यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे, और स्टेट कमेटी के भी अध्यक्ष थे कौन, नेहरू। इसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद आपके क्या थे, चेयरमैन थे ऑफ एडहॉक कमेटीज ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे। तो देखिए इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस सीरीज़ पसंद आई तो मैंने यहाँ पर आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो क्वेश्चन बने उनका यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। मैं कोशिश करूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कराने की, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड होते हैं। और अनअकैडमी एसएससी के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, जहाँ पर मैं रेगुलर आपके लिए पोस्ट डालता रहता हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ नए सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।